मन की दुख दुख तो मिट जाती, मारी सीली पड़ती छाती, और बेटिया सेल बेटरिया का पंटम को तो कर जाती, झूठी हामल भर झूठी हामल भर नट जाती। नायिका का जवाब इससे भी खतरनाक, आगो बल रे बूढ़ा डाकी, नाम नाम रटबा की, अरे लाज राख धोड़ा की, कोने मुँह थारा लखना की, आगो बल रे बूढ़ा डाकी, बल रे पहला बना हे पहली बार घेर में गोरी गाई भड़ा बा आई, मैं जानो नंदता दिबला मैं जोत जड़ाबा आई, मैं हूँ दाक्यो सूर्य बावली तू भी खेली खाई, यू आर आल्सो एक्सपीरियंस होल्डर, मैं हूँ दाक्यो सूर्य बावली तू भी खेली खाई, अरे थारी गाय उजाड़ी कोने पर मुझाड़ रचाई, लारा आती लारा जाती, बोरा मुंडा ने मड़का कर जाती, मारी सीली पड़ती छाती। प्रेमी समझा कर देख, उम्र का इसमें कोई महत्व नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी है अच्छा एवरेज दे रहे। बाल पढ़ू मोट्यार जवानी झूठी जगरी पोथी, प्रेम अगन में बड़े जीव जद सारी बाता थोती, थारे घर बेटा बेटी तो मारे पोता पोती, और 20 वर्ष पहले मिलती तो हमारा घर में होती, मारी जाग जमी बिक जाती, पर तू दूजा कहने जाती, और बेटा सेल बेटिया का पण तुमको तो कर जाती आगो। बहुत बहुत बधाइयाँ, एक बार तालियां बजाकर बता दें आपने मनसमोर जिनके लिए किया। भाई राजकुमार बादल बधाइयाँ देता हूँ। राजकुमार भाई बहुत अच्छे बुजुर्गों के प्यार मोहब्बत की बात की, मैं युवा दिलों के धड़कनों की बात करने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं प्यार और मोहब्बत की बात करने के लिए हमारे बीच एक कोकिल कंठी स्वर, मुझे नहीं पता, मैं बोलता हूँ तो ऐसी आवाज आती है जैसे बांसुरा बजा, लेकिन जब दीपिका गाती है तो ऐसा लगता है कि बांसुरी बज रही है। इतनी मीठी स्वर की मल्लिका हमारे बीच गीत और गजल की गणगौर है। हालांकि दीपिका आपको एक बात बता दूं, चित्तौड़ से आप आई हो, इस रानी के इस पाली जिले के लोगों को प्यार मोहब्बत के गीत सुनाने की इसलिए ज्यादा जरूरत है कि यहाँ तो हर व्यक्ति गीत और गजल का बादशाह है, श्रृंगार का बादशाह है। अभी तो जब मैं फारना से यहाँ आ रहा था, जिस टैक्सी चेतना मंच का कार्यक्रम है, महापौर माननीय महापौर जी ने बुलाया है कार्यक्रम में, धर्मेंद्र जी का फोन आया है, बोले अच्छा आप कभी हो, मैंने कहा हाँ, बोले मैं भी कभी हूँ। और वो टैक्सी ड्राइवर मुझसे कह रहा मैं कभी हूँ, मैंने कहा कुछ लिखा, बोले हाँ लिखा, और क्या उसने श्रृंगार की पंक्तियां सुनाई, मैं तो सुन के दंग हो गया। आपके यहाँ का टैक्सी ड्राइवर मुझे श्रृंगार पढ़ के सुना रहा है, उसने सुनाया कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर के चली गई, हम गैर बदलते रह गए। तो क्या सुना है उनको श्रृंगार, और मैंने उसके बाद तो कमाल हो गया। अभी वो सुनील पार्षद महोदय, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई, वो मुझे एक चाय की दुकान करेगा रेस्टोरेंट पे, और उस रेस्टोरेंट वाले ने मुझे देख के बोला सर आप कवि हो, मैंने कहा बोले मैं भी कवि हूँ, और वो चाय वाला था कवि सर, मैंने कहा तुमने क्या लिखा, बोले सर मैंने तो बहुत कुछ लिखा, श्रृंगार की वह अनुपम धरोहर उसने लिख डाली। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि दुनिया में इससे अच्छा श्रृंगार मैंने सुना ही नहीं, वियोग श्रृंगार। वो चाय वाला आपके यहाँ का बोल रहा है, मैंने कहा तुमने क्या लिखा, बोले सर सुनिए, उसने श्रृंगार की पंक्ति सुनाई कि हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए। मैंने कहा कमाल है वैष्णव जी, कमाल है, हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो किशन लाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते रह गए। ये वियोग श्रृंगार ऐसे लोगों के बीच में आपको श्रृंगार सुनाने का मौका दे रहा हूँ मैं, तालियां वालियां बजाए, मैं 4 पंक्तियां भाई जी को भेंट करता हूँ कि तुम्हें चांद सा मुस्कुराना पड़ेगा, तुम्हें चांद सा मुस्कुराना पड़ेगा, सितारों की चादर चढ़ाना पड़ेगा, चमन की बहारें तुम्हें सौंप दूं तो माइक पे माही को आना पड़ेगा। जोरदार तालियां दीपिका भाई चित्तौड़। हाँ मंच को आपको और माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। प्रेम बावली मीरा के शहर चित्तौड़गढ़ से आप सभी के बीच पहली बार
आने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो मीरा जिसने कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम में पागल होकर न जाने कितने भक्ति गीत ईरानी वाले बहुत प्यार समझते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके शहर में पहली बार आने वालों को किस तरह से लाड़ दुलार और प्यार दिया जाता है। पढ़ती हूँ कि आओ आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो। क्या लिख गई वो बावली ऐसा कि कृष्ण आ गए, फट पड़े और उसे समेट लिया अपनी बाहों में। कहीं आपको लगे कि उसने वही लिखा जो मैंने अपनी इस मुक्तक की चौथी पंक्ति में कहने की चेष्टा की है, तो मुझे सूचित कीजिएगा कि हाँ दीपिका, यही मीरा लिख गई थी जो तुम कह रही हो कि आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, जिंदगी भर खत्म हो एहसास लिख दो। आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, जिंदगी भर खत्म न हो वो एहसास लिख दो। और बरसों की तलाश है अभी खत्म हो जाएगी, बरसों की तलाश है अभी खत्म हो जाएगी। मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो, मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो, मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और इसी मौजू की पढ़ती हूँ कि तुम्हारी बात में जादू। सुने रतन सिंह साहब, आप बाली से पधारे, मैं पिछले साल आपके कार्यक्रम में हाजिर हुई थी। सुने ये 4 पंक्तियां आपको प्रेषित करती हूँ कि तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं, तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं, असंभव मुक्ति की संभावना का जाल लगते हैं। और जो यहाँ कविता के पार्थी बैठे हैं वो बताएं मुझे कि मैंने ठीक ठीक लिखा है कि तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं, असंभव मुक्ति की संभावना का जाल लगते हैं। मैं अपने प्रेम को मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ। और कहीं आपकी धड़कनें बज उठे तो मुझे बताइएगा कि तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं, असंभव मुक्ति की संभावना का जाल लगते हैं। मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ, जरा सी बात कहने में अनेकों साल लगते हैं, जरा सी बात कहने में अनेकों साल लगते हैं, जरा सी बात कहने में। और जिसको जरा सी बात कहने में, जो बात कहने में अनेकों साल लगते हैं, वो प्यास कैसी होती है। और 4 पंक्तियां आप तक हाजिर करती हूँ। चला भी आ कि तू दूर सही फिर भी आस बाकी। और एक शेर बतौर खास मैं नीरज के पवन साहब को हाजिर करती हूँ कि चला भी आ कि निगाहों में प्यास बाकी है, तू दूर सही फिर भी आस बाकी है, कोई आज मिल गया। आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे बाली में ही मिला हो। नहीं ऐसा नहीं है, ये गीत सुन नहीं रहे हैं, ये पी रहे हैं। अभी पेट भर जाएगा तो डकार लेके चल देंगे। आप थोड़ा चैतन्य हो जाइए, थोड़ा मुखर हो जाइए। मैं मस्ती, आनंद और प्यार मनोहर की बातें आप सभी के बीच में करना चाहती हूँ। पी रहे हैं जी, वो आदरणीय कह रहे हैं, बिल्कुल यही हालत है, ऐसा होता है। आप तो बड़ा जब मैंने प्यार मोहब्बत के पट्टी बांध बड़ा, जब मैंने कहा चलते चलते मुझे कोई आज मिल गया, तो आदरणीय को लगा कि यही वाली में ही, यहाँ रानी में ही मिल गया है। सुनिएगा, आनंद और मस्ती के मूड में आ जाइए। चलते चलते मुझे कोई आज मिल गया, जैसे पतझड़ में ही गुल कोई खिल गया। और जिसने प्यार किया है वो जानता है क्या हो जाता है पल भर में। चलते चलते मुझे कोई आज मिल गया, जैसे पतझड़ में ही गुल कोई खिल गया। बरसों दीवानगी की सजा ये मिली, उसने डाली नजर और ये दिल गया, उसने डाली नजर और ये दिल गया। बहुत सारी तालियां बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यश की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर उसी मीरा पर आती हूँ जो मेरी आदर्श है, जिसने हे बांसुरी बन गई संग चली शाम के, बांसुरी बन गई प्रीत की गंध ले पाखुरी बन गई। मीरा ऐसी दीवानी हुई शाम की, पीते पीते जहर माधुरी बन गई, पीते पीते जहर माधुरी बन गई। कितना कठिन है प्रेम। एक गीत रखना चाहती हूँ आप सभी के मन के पंछी उड़ जाएं,
पंछी उड़ जा, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, नील गगन के पार रे, मुझ बिरहन के मन की पाती ले जा फिर के द्वार रे, अब ले जा फिर के द्वार रे, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, ओ मेरे मन के पंछी उड़। निसंदेह ब्राह्मण की बेटी हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कथा वाचन के लिए कतई नहीं बुलाया गया है। आप लोग अगर तालियां बजा के रिदम में मेरा साथ देंगे तो मैं अपने गीत की यात्रा बहुत आराम से पूरी कर पाऊंगी। फिर पढ़ती हूँ। ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, ओ मेरे मन के पंछी, मुझ बिरहन के मन की पाती ले जा फिर के द्वार रे, अब ले जा फिर के। अमल तास का कर खुशबू में महके है, जब चिड़ियों का जोड़ा कोई चढ़ देर पर चहके है, जब भी पौधा अमल तास का पर खुशबू में महके है, जब चिड़ियों का जोड़ा कोई चढ़ देर पर झूल गया, अलसाया सावन भी अब तो मस्ती करना भूल गया, अलसाया सावन भी अब तो मस्ती करना भूल गया, तन में और लगन के मन की पाती ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा रे प्रिय के द्वार रे, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा। और इस गीत का सर्वश्रेष्ठ बंद प्राण बंद आपको सौंपती हूँ, विदाई की तालियां दीजिएगा मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा लगा, मेरा सुनाना अच्छा लगा। मैंने अपनी अग्नि परीक्षा के पल सारे वार दिए, करवट बदल बदल कर मैंने कितने बरस गुजार दिए। और जो सबसे अच्छी पंक्ति मुझे इस गीत में लगती है, जिसमें ये गीत मुझसे लिखवा गया, वो पंक्ति सौंपती हूँ, संभालिएगा इसे। मैंने अपनी अग्नि परीक्षा के पल सारे वार दिए, करवट बदल बदल कर मैंने कितने बरस गुजार दिए, मैं शाकुंतल लिए अंगूठी जलूं प्रेम की ज्वाला में, पर मेरे दुष्यंत खो गए आज किसी। मैं एक विशेष काम से मैदान एक विशेष कार्य से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मित्रों, ये जो खलवाट है, आप देखें, इसके मस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई। आप देखिए, ये हाड़ मांस का पूर्ण विराम है जो आपके समक्ष यहाँ रखा हुआ है। मित्रों, हालांकि ये खलवाट है, लेकिन बोलता है तो अच्छे अच्छों की लगा देता वाट है। ये वृक्षों की बात करेगा। वृक्ष तब फलित होंगे, ये रूखा सूखा वृक्ष तब फलित होगा जब आपके तालियों की पानी इसके साथ हो। मैं चाहूंगा आपकी तालियों का पानी इसके साथ हो, और जोरदार तालियों के साथ मैं आह्वान करूंगा भाई दिनेश दिग्गज का, जो जेंट्स हमारे बीच में है। भाई दिनेश दिग्गज पूरे सामर्थ्य और शक्ति के साथ मंच पर आए। अब क्या होगा, जैसे मेरे को श्रद्धांजलि दोगे? कोई ऐसा लोड मत लेना, मैं भी अपने जीवन तो चेतन होने का ताली वाली टाइप को बजा के प्रमाण दे दूंगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई अच्छा कुछ बहुत ज्यादा, मैं तो इस रानी की जमीन को, माननीय साहब तिवारी साहब, इस रानी की जमीन को चंदन समझकर अपने मस्तक से लगा रहा हूँ, वो लगाता रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा। वो इसलिए ऐसा करता हूँ, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए ऐसा करता हूँ कि आज से ठीक 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले खुद की शादी के लिए लड़की देखने आया था, जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी। लड़की तो पसंद आ गई थी। मैंने कहा देवी तो क्या, वो श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या? लड़की रानी की थी। कहने लगी हैसियत तो होंडा सिटी देने की है, तेरे में दम हो तो हेलीकॉप्टर ले आके बता दे। तो इसलिए मैं रानी की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। और मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात भी नहीं करूंगा। ये देश के बहुत बड़े कवि बैठे हैं, बड़ी बात करेंगे। बिल क्लिंटन, मोनिका लेविंस्की जी, मनमोहन सिंह जी, मेरे बाप से इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और मैं है ना चारण जी जैसा बहुत ज्यादा चिल्ला के भी कविता नहीं पढ़ सकूंगा, जैसे राजकुमार जी ने इतनी जोर से चिल्ला के पढ़ी, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी लोग जानते हो, पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट पास करो तो फाल्ट होने के खतरे रहते हैं। इसलिए मुझसे अपेक्षा मत करना, आप ज्यादा
ट्रेन में पूरी रात गुजरेगी तो ऐसे ही भाई हमको क्या करना, मुझे और 4 खड़ी करवा दो, सीटी बचा हम तो वो कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो इससे अपेक्षा मत करना। भाई कह रहा था नाम में काया में 36 का आंकड़ा है, जैसा नाम है वैसी काया नहीं। मैं कहता हूँ आदमी का नाम अच्छा होना, नाम अच्छा नहीं काम अच्छा होना चाहिए। नाम में क्या रखा है कलेक्टर साहब, नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, काम अच्छा होना चाहिए। मैं अपना परिचय अपनी शैली में देने की कोशिश करता हूँ। या जितने भी गंग के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ऐसा लगे कि मेरा परिचय में मेरी शैली की सार्थकता है, तो अगली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जितने भी विद्वान और सुधी श्रोता बैठे हैं, मेरा समर्थन कर देना। सुने कि जिस देश में, मैं इतना धीरे ही बोलता हूँ, जिस देश में एक डायबिटीज का मरीज नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश के कई मास्टरों को दस्तखत करना भी नहीं आता हो, जिस देश में 80 वर्ष के बूढ़ों की तबीयत भी वैलेंटाइन डे पर मचलती हो, जिस देश की संसद भी अलग अलग दलों के दम पे चलती हो, और जिस देश में इतनी गरीबी के बाद भी 70,000 करोड़ रुपए में हम कॉमनवेल्थ गेम करा सकते हैं, तो क्या उस देश में 42 किलो 300 ग्राम का सिंगल कवि देश का दिग्गज कवि नहीं हो सकता? आप सबने मेरी बात का समर्थन कर दिया, इसलिए आपको प्रणाम। आप सबने मेरी बात का समर्थन कर दिया, प्रणाम करता हूँ। और अंत में परम श्रद्धेय कलेक्टर साहब ने बड़ी भव्य पुलिस की व्यवस्था की, काफी तादाद में यहाँ पुलिस है। वो दिन दूर नहीं जब सारे पुलिस वाले मंच में होंगे, सारे कवि थाने में होंगे। प्रणाम करता हूँ। और अंत में परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय मेरी खुद की पत्नी को भी प्रणाम करता हूँ। यही की बात नहीं, मैं तो मेरी को ही कर रहा हूँ। और आपको एक फार्मूला देके जाना चाहता हूँ, माननीय सूत्रवाक्य देके जाना चाहता हूँ। जितने भी शादीशुदा लोग यहाँ आए हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी आपकी पत्नी बाय द वे कम अकल की हो, बेवकूफ किस्म की हो, भोंदू किस्म की हो, तो आप उनका अपमान मत करना। आप तो रोज रोज उनका सम्मान करना, और सम्मान इसलिए करना कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आपसे शादी ही नहीं करती। तो मेरी पत्नी का इसलिए भी सम्मान करता हूँ साहब कि बहुत इंटेलिजेंट है, होना भी चाहिए। मेरी पत्नी है, मुझे लखपति बनाने का श्रेय उसको जाता है। ये और बात है कि शादी के पहले मैं करोड़पति हुआ करता था। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने? मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, पी नहीं सकती थी क्या? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पर भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा? How to extract the work by the given resources? हाँ, ये इंग्लिश का सेंटेंस इसलिए बोला ताकि आपको लगे कि इंटेलिजेंट टाइप का कभी भी आया था। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। अभी तो मैं पाली में वो कपड़ा मार्केट है ना, साड़ी मार्केट, वहाँ घूम रहा था। मिसेस पकड़ के वो गोयनका साहब के यहाँ शादी में आया था, ऐसे टहल रहा था। देखना साहब, बड़े प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ रही थी। ये गीत सुना रही थी, प्यार मोहब्बत की पट्टी पहाड़े पढ़ रही थी। वो कबीर मर में पढ़ा के तो समझ में नहीं आया किसी को प्यार। मैं मेरी पत्नी का हाथ पकड़ के घूम रहा था पाली में, साड़ी मार्केट में ऐसे। सामने से प्रदीप हिंगड़ भाई साहब चले आ रहे। मुझे देख के अफसोस जाता है। बोला, दिनेश जी शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा यही कोई 17-18 साल। अरे बोले, तुमको शर्म नहीं आ रही? 17-18 साल बाद भी ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसा अटूट प्यार कि साड़ी मार्केट में पत्नी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो। मैंने कहा प्यार गया भाड़ में, इसका हाथ छोड़ दूंगा, साड़ी की दुकान में घुस जाएगी। वो पशु पक्षी के गीत पढ़ रही थी। वो अमन ताश में चिड़िया बैठी और ये बैठी, काय का बैठी। तो मेरे यहाँ तो मुर्गी चली गई अंडा खरीदने, अंडे वाले की दुकान पे। बोले 2 रुपए का अंडा दे दे। तो अंडे वाले ने कहा, तू तो खुद मुर्गी है। बोले, 2 रुपए में अपना फिगर कौन भी रहा है?
जिंदगी बर्बाद हो गई भंगार लिखते लिखते। तो बोला नहीं, श्रृंगार का सुनाना पड़ेगा, नहीं तो भूखी मर जाऊंगी। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। सांस्कृतिक चेतना मंच के आमंत्रण पर जितने भी शादीशुदा लोग यहाँ हैं, मेरे इस गीत की पंक्ति को याद करना। श्रृंगार का गीत है। आपके दाम्पत्य जीवन में जब भी कोई तनाव आ जाए, टेंशन आ जाए, इन गीत की पंक्तियों को गुनगुना लेना। मेरा गीत उतना ही रिलीफ देगा जितना क्रोसिन की गोली मलेरिया के बुखार में रिलीफ देती है। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। सुने कि तू तो सुन कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं। ये सब वही ही कर रहे हैं जिनकी वही वाली स्थितियां हैं। तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। और दो पंक्तियां समाधान की दे रहा हूँ साहब। जितने भी बुद्धिजीवी श्रोता और सुधी श्रोता श्रृंगार के प्रेमी बैठे हैं, अगर लगे कि मैंने सही समाधान ढूंढा तो कोई हाथ खाली न रहे। कि तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, और चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं भी। हाँ हाँ, और प्यार मोहब्बत ऐसा नहीं है पढ़ लिया होता। क्या होता है साहब प्यार? कहीं कहा है अमृता प्रीतम ने कि दुनिया का सबसे बड़ा तिलिस्म कोई है तो केवल मोहब्बत है, केवल प्यार है। 2.5 अक्षर नरेश मेहता कहीं लिखते हैं कि जो तिलिस्म होता है हर 2.5 अक्षर प्यार का ताजमहल होता है। तब कहीं जाकर मैं कहता हूँ कि पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, या किसी गरीब की अनकही पीर को पढ़ लिया होता। अरे प्यार के नाम पर बंदर की तरह उछलने वालों, प्यार को समझना था तो कबीर को पढ़ लिया होता। प्यार को समझना था तो कबीर को। लेकिन किसको समझाया साहब? वो 4 दिन पहले ही गए, मेरे यहाँ की विचित्र घटना हो गई। पत्नी मेरी आरती उतारने लगी, पति पत्नी संवाद में देखी, हाँ बच्चों को खेलने दो, वही लेके जाए। पति पत्नी संवाद में देखिए शिष्टता और शालीनता के साथ श्रृंगार कैसे आता। सुने कि कल आजा पूछल के कि कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी तो हमने कहा प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूजे के लिए, हम तुम बने एक दूजे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए। अरे दुनिया हंसती है उल्टा सीधा कहती है, वो जोर से चिल्लाई दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है। पर मैं तो इतना जानती हूँ कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। स्थिति बड़ी खराब है साहब। परिवर्तन का दौर इतना खतरनाक है, किसको समझा साहब? आपके यहाँ रामलीला होती है, हमारे यहाँ रामलीला होने लगी। बड़ी विचित्र स्थिति। वो रावण साधु के वेश में आ गया, कुर्ता उर्ता पहन के दाढ़ी वाड़ी लगा के, पर्णकुटी के बाहर सीता मैया के हरण का सीन चल रहा, जोर से चिल्लाया भिक्षाम दे माई। परिवर्तन देखिए साहब, समाज में किस तरह के परिवर्तन आ गए। भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई। तो मैया बाहर निकल के आ गई। तो रावण ने कहा लक्ष्मण रेखा पार करके आ जा माई। तो मैया लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। परिवर्तन देखना। तो रावण ने मैया को उठाया, पुष्पक में रखा, ले जाने लगा, जोर से चिल्लाया मैंने तेरा हरण कर लिया माई। माई बोली मैं काहे की माई, मैं तो काम वाली माई। माई तो अंदर ही रह गई। उन्होंने कहा था आटा दे दो, आटा देने आ गई। स्थिति बहुत खराब है स्थिति। गाँव ऊपर चढ़े, बोले मास्टर प्रेम तो मैं भी बहुत करता हूँ तेरे से, थोड़ा छोटा पड़ जाता हूँ, नहीं तो बता देता कि प्रेम क्या होता है। इसको सुधारोगे साहब? बाबा आदम के जमाने का प्रश्न कर लिया मैंने एक बच्चे से। मैंने कहा दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? मैंने कहा शायद ये बोले ना डायनासोर। वो बोला जेब्रा। मैंने कहा जेब्रा कैसे? बोला अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट ही चल रहा। अरे कोई नहीं सुधरना चाहता साहब, स्थिति बहुत खराब है। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूँ। शब्द ब्रह्म होता है साहब, हंसना क्यों जरूरी है साहब? काहे के लिए हंसते हैं? गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो येषु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जब हम हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं तो हमारे भीतर के सारे दुख रहित हो जाते हैं। तब हमें स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है, जो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा भार प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, ताली बजाओ। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूँ श्रीमान, एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूँ श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं क्षमादान। मैंने कहा बच्चों, किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ,
कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग्यबाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। और देखो देखो पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है। तभी एक बच्चा बोला भावना को मारो। बोली सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है, वो तेरी फाइल निपटा देगा। पढ़ाना था सर, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाना था, कोई हंसने की बात थी, कोई बात नहीं थी। प्रमुख जी मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे से पूछा, थोड़ा अटकता था, तुतलाता था। मैंने कहा बेटे बाल मनोविज्ञान की कविता सुनाने का उपक्रम कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या लिखा? बोले मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा फ्यूज बल्ब तुझे बोलना नहीं आता, तेरी मम्मी को बुला के ला। 2 दिन बाद उसकी मम्मी आई, गार्नियर 3.6 से डाई किए हुए 3 स्टेप। अपडेट जानकारी रखना पड़ती है। क्या हो गया सर? अरे मैंने कहा आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, अच्छा नहीं लगता, पूरी क्लास हंसती है। तो उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो ना, बच्चा छोटा है, उसकी कैपेसिटी ही कितनी है। और मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए, पुलिस में थे। क्या हो गया मास्टर जी, क्यों बुला रहे हो घर वालों को? मैंने कहा आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो। बल्ब फ्यूज में स्विच खराब है, पावर हाउस में फाल्ट है। मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने मेरे बाप तेरे घर में कोई हो रहा है? बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को भी चेक कर ले यार। दादाजी लकड़ी देखते देखते नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा ये हो गया, वो आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है। अच्छी बात नहीं है, पूरी क्लास हंसती है। 80 बरस के बुजुर्ग ने जो जवाब दिया, 63 बरस की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अगर बुजुर्ग का जवाब अच्छा लगे तो पूरा सदन फिर समर्थन करे। 80 बरस के बुजुर्ग ने कहा मास्टर जी माफ कर दो, ये तो सब जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी न्यूज़ नहीं देखा। ये मेरी पत्नी बैठ जा। हालांकि पूरी रात भाभियों ने तालियां नहीं बजाई हैं, लेकिन अब मेरा दावा है कि अब बजाएंगी, क्योंकि भाभी बहुत शिद्दत से भैया को बजा सकती हैं, तो ताली बजाने में क्या प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हुई। मेरे को कविता पढ़ने खड़ा करके ये सब सेव मिक्सचर नमकीन समोसे खा रहे हैं। बहुत अच्छी कविता पढ़ी आदरणीय दीपिका जी ने, बहुत अच्छा गीत पढ़ा। इनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, मेरे कंठ में बेरू जी है। अब बेरू जी का काव्य पाठ शुरू होता है। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि इस समय हिंदुस्तान के टेलीविजन की दुनिया का सबसे दैदीप्यमान सितारा शैलेश लोढ़ा के रूप में इस मंच पर उपस्थित हैं। आप चाहे फिल्म फेयर अवार्ड्स की नाइट्स देख लीजिए या चाहे किसी भी समय चैनल बदलिए, से सुनना, मजा देना, मजा मुझको दोगे मैं 10 गुना करके लौटाऊंगा। मुर्गी खाने में नौकरी लग गई, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। मालिक ने बुलाया संदीप तुम्हारी नौकरी लगाई है, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। ये क्या चक्कर है? मैंने सारी मुर्गियों की मीटिंग बुलाई, बैठा रात को। मैंने कहा मुर्गियों कल से सब 2-2 अंडे देना, 2-2 कॉन्फिडेंस। अगले दिन सुबह देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, एक के नीचे एक। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्यों रे मुर्गी, कहा था ना सब 2-2 अंडे देना, तेरे नीचे एक कैसे? बोले शर्मा जी आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो मुर्गे में अंडे रखे हैं। इन्होंने सब कुछ बहुत सारे। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, मेरी पत्नी मेरे से कह रही, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, मेरे प्यारे प्राणनाथ आप क्या करें कि आप और मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाए, क्या बात है, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, मेरे प्यारे प्राणनाथ आप क्या करेंगे आप और मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह अकेला स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाए। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं। तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़कर मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चूके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके।
हो सकता है संदीप शर्मा जीते जी कर जाए, जो आज तक मैं नहीं कर सका हो सकता है लुटेरे ही कर जाए। ये करने की जरूरत नहीं है, सुनो पूरी बात। तुम्हारे लखन वही टाइपराइटर सही के मारे कहीं तो लगे वहीं। हो सकता है संदीप शर्मा जीते जी कर जाए, जो आज तक मैं नहीं कर सका हो सकता है लुटेरे ही कर जाए। तू तो कभी भी मेरे संग चल दे, तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेगी, ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे यहाँ से दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब रानी तक सच्ची आजादी आएगी। क्या बात है बेटा, कब रानी तक सच्ची आजादी आएगी। बात तो बहुत एक गाली देने की हिम्मत करता हूँ, मुझे बताना कि मैं राष्ट्र भक्तों के बीच खड़ा हूँ। इन्हें बहुत सारी बात की। वो बच्चा था, बच्चे से पूछा, मास्टर ने बोले एक दीवार बनाने में अगर 20,000 रुपए लगते हैं तो 2 दीवार बनाने में कितने लगेंगे? तो बच्चा बोला 40 करोड़। दिमाग खराब मास्टर का, बोले एक दीवार बनाने में 20,000 लगते हैं तो 2 दीवार बनाने में 40 करोड़ कैसे? क्या नाम है तेरा? बच्चा खड़े होकर बोला, सर सुरेश कलमाड़ी। बातें तरह तरह की बहुत सारी। एक गाली सुना देता हूँ, पाकिस्तान के लिए गाली देने की हिम्मत करता हूँ। आप, ये हमारी भाषा नहीं, शैलेश जी बहुत बड़े कवि है, विष्णु भाई संस्कारों के कवि है, जगदीश, विस्फोटित करने की कोशिश करता हूँ, मुखर करने की। अभी तक हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कवि सम्मेलन खुला नहीं है, पर मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि जिसमें एक एक हाथ ऊपर आसमान में जाएगा और तालियां बजेगी। एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर, एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर। हमारे समझ में नहीं आ रहा इसको करेला समझे के शक्कर। एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर, हमारे समझ में नहीं आ रहा इसको करेला समझे के शक्कर। हमने एक नए नए पैदा हुए बच्चे के बाप को पुत्र जन्म की बधाइयां दी, हमने एक नए नए पैदा हुए बच्चे के बाप को पुत्र जन्म की बधाइयां दी, तो उसने हमसे कहा कि आपको भी। किसी का कल समझ में आएगी, आराम से हंस लेना। उसने हमसे कहा कि आपको भी, अंग्रेजी में कहें तो सेम टू यू। देख नहीं रहे जच्चा खाने के बाहर लगा हुआ ये क्यों? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे सब इस बच्चे के बाप हैं। ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। अफगान, एक गाली देने की हिम्मत करता हूँ, मुझे बताना कि मैं महाराणा प्रताप के राजस्थान में खड़ा हूँ, मुझे बताना कि मैं राष्ट्रभक्त लोगों के बीच खड़ा हूँ, मैं उन लोगों के बीच खड़ा हूँ जिनके हृदय में कहीं मांस का लोटा नहीं, भारत माता धड़कती है। मैं चेतक की धरती पे खड़ा हूँ। ऐसी तालियां देना अगर गाली सच हो। इन बड़े लोगों को बताना अगर आपकी तालियां ना बजी तो ये गाली हो जाएगी, और अगर ताली बजी तो ये आपकी भावना का प्रतिनिधित्व करेगी। दोनों हाथ उठाना। कहीं हमला होता है कश्मीर में, हमारी माँ बहनों के बख्शिश स्थलों पर पाकिस्तान जिंदाबाद गरम सलाखों से गोद दिया जाता है। आप कविता नहीं लिखते, आप सब लोग गाली देते हैं खड़े होके। अक्षरधाम पे हमला होता है, आप कविता नहीं लिखते, गाली देते हैं। उस पाकिस्तान के लिए एक गाली देता हूँ और तालियां वहां पहुंचे सीमा के बाहर, और ऐसा लगे जैसे किसी खिलाड़ी का शतक लगा हो। दोनों हाथ उठाना और तालियां पीछे तक खड़े हुए लोग कुर्सी पर बैठे। अगर आपके दिल की गाली हो, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप है? इस कवि सम्मेलन में अभी तक जितनी ना बजी हो वैसी जोरदार तालियां बजा के मेरी भाषा को समर्थन करना। बताना संसद तक प्रतिनिधि बैठे, बताना कि हाँ अब इस भाषा में बात करने का समय हो गया है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप है? ये जितने लाइन में बैठे सब इस बच्चे के बाप हैं। अफगान, एक भी हाथ नीचे में रहे, उठे आसमान की तरफ और गड़गड़ाए तालियां। अफगान, चीन, सारा राष्ट्रभक्त श्रोता मंडल ऊपर हाथ उठा के तालियां दे। अफगान, चीन, अमेरिका बहनों से भी निमंत्रण करता हूँ अपनी राष्ट्रभक्ति बताएं। अफगान, चीन, अमेरिका, कई निगहबान है, 17 बाप की औलाद का नाम पाकिस्तान है। अच्छा मेरे साथ नारा लगाओ, आपका मन हो रहा है तो वंदे वंदे भारत माता की कविता मैंने लिखी कि आपने लिखी है? गलती कुछ भी नहीं है, असली गलती है गलत जगह गलत एप्लीकेशन फंसाते हैं कलेक्टर साहब, गलत जगह गलत एप्लीकेशन फंसा देते। वो उसे कहना बोले 20 आतंकवादी थे, बात सुनना मजा देगी अद्भुत। और बस आपने इतनी बड़ी तालियां दे दी, मेरा मन बड़ा हो गया। अब मैं
मुझे लगा कि कवि सम्मेलन खुल गया, अब ये चलता रहेगा पूरी रात जोरदार तरीके से, मस्ती लेना, आनंद की बात, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। मैंने कहा क्या है, तब गलत जगह गलत है, उससे कहते हैं 20 आतंकवादी से क्या मांगता है, बोले प्रभु एक हुंडई सिटी कार ला दो। गणपति ने एक झापड़ दी, बोला कार होती तो मैं चूहे में घूमता। गलत जगह गलत एप्लीकेशन घुसा देते। बड़ी तपस्या की, भगवान शिव प्रकट साक्षात ढूंढ, मांग बस क्या मांगता है, बोले प्रभु एक गिटार ला दो गिटार। शिव जी ने एक झापड़ दी, बोले गिटार होती तो मैं डमरू बजाता। और पूरा सदन ढाके देना, मुझे पीछे तक उड़ देगा, बात जोरदार हो तो जोरदार ढाके दे देना। प्रकट भगवान राम की तपस्या, राम साक्षात प्रकट ढूंढ, मांग बस क्या मांगता है, बोले प्रभु मेरी बीवी गुम गई, ढूंढ के ला दो। रामचंद्र जी ने एक लात दी तो हनुमान जी के चरणों में जाके गिरा, इनसे मांग मेरी घूमी थी तो ये ढूंढ के लाए थे। गलत जगह गलत एप्लीकेशन, मांगने की अक्ल नहीं है और मांग लेते हैं, मांगने की अक्ल नहीं है और मांग लेते हैं। हम बेडरूम में हनुमान जी की फोटो टांग लेते हैं, मांगने की अक्ल नहीं है और मांग लेते हैं। हम बेडरूम में हनुमान जी की फोटो टांग लेते हैं। दुश्मन से मत बातें प्यारी प्यारी मांगो, पाकिस्तान से 20 आतंकवादी नहीं, अकेला जरदारी मांगो। बैठे समझदारों की तालियां मिल रही, कोई बात। पाकिस्तान से 20 आतंकवादी नहीं, अकेला जरदारी मांगो। राजस्थान पुलिस के हवाले कर देना, खुद ही खुद के खिलाफ सबूत देगा। वो कहते वो सबूत नहीं है, वो कहता पाकिस्तान सबूत नहीं है, सबूत नहीं है। अरे मैंने कहा क्या टेंशन है, वो एक नया टेंशन हो गया, लादेन नहीं मिल रहा पिछले दिन। मैंने कहा क्या टेंशन है, बोला भाई साहब लादेन नहीं मिल रहा। अरे पूरे टोला बोरा की पहाड़ियां छान मारी, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना लग गई, अमेरिका की सेना, लादेन नहीं मिल रहा। मैंने कहा इतना क्या टेंशन लेते हो, पीछे तक कहने की हिम्मत पे तालियां चाहूंगा, बड़े लोग बैठे हैं पत्रकार लोग, तब कहना चाहता हूँ पीछे तक की तालियां मिले, मुझे एक बात की अगर सच कह दियो। मैंने कहा जाओ रानी से एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भेजो, सुबह तक लादेन हाजिर, और नहीं मिलेगा तो भगवान की कसम 20 लोग कबूल करेंगे मैं ही लादेन हूं। राजस्थान पुलिस के हवाले कर देना, खुद ही खुद के खिलाफ सबूत देगा। लालू के भैंस के तबेले में बांध देना, रोज 20 लीटर दूध देगा। इसे खिलाने के लिए भूसा किलो से नहीं टन से लाना, इसे खिलाने के लिए भूसा किलो से नहीं टन से लाना। इसके साथ बांधने के लिए भैंसा वॉशिंगटन से लाना, और उस वॉशिंगटनी भैंसे को भी समझा दो कि तेरी इस लवर लाहौरी भैंस को भी समझाना होगा। उस वॉशिंगटनी भैंसे, बड़े लोग हैं प्रतीकों से कविता लिखते हैं, मेरे प्रतीक तक पहुंचे तो समर्थन करना। उस वॉशिंगटनी भैंसे को भी समझा दो कि तेरी इस लवर लाहौरी भैंस को भी समझाना होगा। राष्ट्रभक्त लोगों का हाथ उठेगा, मेरा विश्वास है। उस वॉशिंगटनी भैंसे को भी समझा दो कि तेरी इस लवर लाहौरी भैंस को भी समझाना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ओबामा और जरदारी दोनों को तिरंगे झंडे के नीचे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर जन गण मन अधिनायक जय है गाना होगा। जन गण मन अधिनायक गाना होगा, नहीं गाने साहब, बातचीत कर लेते हैं। ओबामा आए, काफी गांधी जी का चीर हरण उसने भाई ने किया, IIT वाले ने, जो चीर उनके पास ऑलरेडी बचपन से ही नहीं है वो भी खींच लिया। मैं सिर्फ एक कविता सुनाना चाहता हूँ गांधी के सम्मान में, क्योंकि मेरे लिए गांधी इस तरह पूज्य हैं। गांधी मेरे लिए किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह या पार्टी के कार्यालय में लगने वाले फोटो का नाम नहीं है। गांधी मेरे लिए उस व्यक्ति का नाम ही नहीं जिसका फोटो पीछे लगा हो धूल जड़ी हो और उसके सामने अफसर रिश्वत लेता रहे। गांधी मेरे लिए, आज समर्थन करेंगे अगर बात सच हो, गांधी मेरे लिए उसी तरह पूज्य हैं जिस तरह राष्ट्र ध्वज, जिस तरह राष्ट्र गीत, उसी तरह राष्ट्रपिता। ओबामा आए हमारे दिल पर छाए, ओबामा आए हमारे दिल पर छाए। हमने उनके स्वागत में कोई कमी ना की, उन्होंने फिर भी अपनी आंखों में कोई नमी ना की। बात बहुत गलत कर डाली और महात्मा गांधी से अपनी तुलना कर डाली। तब 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि गांधी और ओबामा में क्या फर्क है, बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। गांधी और ओबामा में क्या फर्क है?
कि गांधी कविता लिख दी हो तो कविता प्रेमी तालियां देना, इस राष्ट्र के प्रेमी तालियां देना। कि गांधी 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 असत्य, गांधी सत्य के पक्षधर, गांधी सत्य के पुजारी, गांधी सत्य के पुजारी, गांधी अहिंसा के पुजारी, गांधी अहिंसा के पुजारी। ओबामा संपूर्ण विश्व में हिंसक हथियारों के व्यापारी, गांधी अहिंसा के पुजारी। ओबामा संपूर्ण विश्व में हिंसक हथियारों के व्यापारी, ओबामा संपूर्ण विश्व में हिंसक हथियारों के व्यापारी, संपूर्ण विश्व में हिंसक हथियारों के व्यापारी। गांधी अपरिग्रह के पक्षधर, पूंजीवाद प्यास बेचता है घर घर। मुझे तो सिर्फ ये कहना आता है कि ओबामा और सत्य का क्या नाता है। मुझे तो ये कहना आता है कि ओबामा और सत्य का क्या नाता है, कि ओबामा और सत्य का क्या नाता है। जिस तरह उन्होंने तुलना की, मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान लीवर के साबुन से धुलकर पूरा सदन समर्थन में तालियां बजाएगा तो मेरी बात इन बड़े लोगों तक पहुंचेगी, वरना कहेंगे बकवास कर रहा है। जिस तरह हिंदुस्तान लीवर के साबुन से धुलकर पॉलिस्टर खादी नहीं हो सकता, सिर्फ हमारे स्वागत कर देने से कोई हत्यारा गांधी नहीं हो सकता। सिर्फ हमारे स्वागत कर देने से कोई हत्यारा गांधी नहीं हो सकता। जिस तरह मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं मेरे काव्य पाठ की और समर्थन चाहता हूं पीछे तक जितने बीच दी। जिस तरह किसी 5 स्टार होटल के डिनर की तुलना, ऐसी तुलना ना सुनी हो तो तालियां देना। जिस तरह किसी बहनों से भी निवेदन करता हूं, जिस तरह किसी 5 स्टार होटल के डिनर की तुलना माँ की रोटी से नहीं हो सकती, संपूर्ण अमेरिकी वैभव की तुलना गांधी की सिर्फ लंगोटी से नहीं हो सकती। गांधी एक ऐसी शख्सियत का नाम, हमें गर्व है कि हम उस देश में रहते हैं जहां गांधी का जन्म हुआ। दोस्तों, बहुत अच्छी कविता के लिए मैं उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं, साधुवाद देता हूं और आपसे भी समर्थन की अभिलाषा करता हूं कि एक बार तालियां बजाकर भाई संदीप शर्मा का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब मैं विशेष प्रयोजन से खड़ा नक्शा हो जाऊंगा, एक ही लम्हे में सदियों का पता हो जाऊंगा। जब चट्टानों पर उभर कर नक्शा हो जाऊंगा, एक ही लम्हे में सदियों का पता हो जाऊंगा। और दुनिया वालों, जैसा हूं वैसा ही रहने दो मुझे, ऐब जो ढूंढोगे मुझ में आई ना हो जाऊंगा। जोरदार तालियों के साथ। की भाषा बस यहाँ से पकड़ लीजिएगा, यहाँ से पकड़कर आप बिल्कुल चलते रहिए। खेमावत जी, आपने बहुत सारे पेड़ इस रेगिस्तान पर उगाए, आपका हमारे प्लॉटों के बारे में क्या राय है? बस यहाँ से बिल्कुल शुरू बस यूं कर दीजिए कि मजा आ जाए मुझे इधर उधर। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि टांग उठा के ताली बजाओ, हाथ उठा के ताली बजाओ। आपका मन करे तो बजाओ, मन अगर करे तो उसे रोकना मत प्यारे। अब इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा कवि सम्मेलन बनाओ, ये लगना चाहिए कि हमारे बहुत बड़े स्टार गेस्ट के ये है व्यंग्य की भाषा। आपकी समझ में आ गई? यहाँ पत्रकार बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिन लोगों की समझ में नहीं आई है उनको मैं और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सुबह सुबह लखनऊ के अंबेडकर उद्यान में अपनी बकरी को घुमा रही थी, सामने से लालू प्रसाद यादव आ गए, बोले कहाँ घुमा रही हो ये भैंस को? मायावती जी पलट के बोली, लालू जी ढंग से देखिए, ये भैंस नहीं है, बकरी है, बकरी। लालू जी तुरंत उत्तर देते हुए बोले, चुप रहिएगा, मैं बकरी से ही बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई है तो जरा तालियां वालियां बजा के ढंग से बजा के बताओ। थोड़ा सा खुलिएगा, आप जरा सा खुल जाइएगा। ये बात दूरी इतनी ही बनाए रखना। मैं भिंड और मुरैना से आता हूँ, जहाँ डाकुओं की खेती होती है। नहीं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है साहब, मैं वहीं से आता हूँ। हर चौथा घर डाकू का है, मैं तीसरे नंबर के घर में रहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे लोग कहते हैं ये आगे डाकुओं के इलाके से। अब ये
ये बोलता है मैं महाकाल की नगरी से आया हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं निर्भय गुजर की धरती से आया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ यही बोला जाता है, लेकिन मैं अपनी जमीन की ओर से 4 पंक्तियां सौंपता हूँ, बस आपका टेस्ट लेता हूँ, फिर मैं जरा अपनी औकात क्या हूँ। तोप तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, तोप तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती हैं, जितने जीते हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए, जितने जीते हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए, जितने जीते हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। तो अच्छे लोग हैं। अभी जब मैं यहाँ आया था, पीछे से आवाज आई, बोले अब इस गंदू मेरी पैकिंग खराब है, मैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा हूँ। आप यूं मान के चलिए कि संसार का सबसे स्मार्ट कवि आपके सामने खड़ा हुआ। बस यहाँ से जुड़ना, मेरे साथ जुड़ना। पुलिस पर बहुत सारी बातें कर रहे थे, ये ऐसा और वैसा। मैं चंबल के इलाके से आता हूँ, डाकुओं के इलाके से आता हूँ। पुलिस पर कहने का पहला हक मेरा है। ये पुलिस हमारे रिश्ते में साड़ू भाई होते हैं। मैंने 4 पंक्तियां कभी पुलिस पर कही थी। 4 पंक्तियों में 4 पंक्तियों में पुलिस पर मैंने महाकाव्य कहा। 4 पंक्तियों में महाकाव्य। आप अगर सुनेंगे तो ये कहेंगे कि पुलिस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, और मैंने कह डाला हो तो रानी वालों जरा मेरा समर्थन करना, ताकि ऐसी आग में उगलता रहूं। लेकिन एक निवेदन और कर देता हूं, इस कविता का राजस्थान की पुलिस से कोई लेना देना नहीं। ये मध्य प्रदेश की पुलिस के बारे में है, क्योंकि मुझे सकुशल घर भी जाना है। वरना पता पड़ रहा है मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास सुधारता रह गया, ये मेरे घर का भूगोल बिगाड़ दिया। 4 पंक्तियां सुनना, अगर पुलिस पर इससे ढंग की बात अगर आपने सुन ली हो तो मेरा समर्थन करना। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, थानेदार ने उठा ली। इधर से तालियां नहीं आएगी। मैं रात भर इसी पंक्ति को पढ़ता रहूंगा अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे। मैं तो आप लोगों की जमानत पर आया हूं। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, थानेदार ने उठा ली। और बात इतनी ही होती तो गनीमत थी मेरे यार, इतने में आ गया एक नेता, उसने आधी बटा ली। अब खेमावत जी बताओ, देश की स्थिति ये, अपन पेड़ कहाँ लगाएं? देश इतना भ्रष्ट हो चुका है कि क्या करा जाए। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। भाई साहब, आपकी कसम, ये पुण्य का काम अपनी समझ में नहीं आया। मैंने कहा श्रीमती जी, हम लोग अभावों में जी रहे हैं, फिर ये नेताजी कौन से रिश्ते में दूध पी रहे हैं। वो भंडाई कम वक्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ बाप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप है। बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप है। अरे सांपों की ये आधुनिक वैरायटी आजकल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। भाई ने पीछे सिगरेट जलाई, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी यानी कि बुझी हुई बीड़ी। सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी यानी कि बुझी हुई बीड़ी। सिनेमा हो या जेल, पैसेंजर हो या मेल, अस्पताल हो या कचहरी का कोई कोना, बड़ा कंपलसरी होता है इसका होना। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरफ फैली है। समझ में नहीं आता कि ये पीढ़ी है युवक कांग्रेस आई की रैली है। घरवाली, धूम्रपान
हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पीढ़ी यानी कि बुझी हुई बीड़ी, सिनेमा हो या जेल, पैसेंजर हो या मेल, अस्पताल हो या कचहरी का कोई कोना, बड़ा कंपलसरी होता है इसका होना। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरफ फैली है। समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है, युवक कांग्रेस आई की रैली है। ना जाने कब की बुझी बुझाई, ना जाने कब की बुझी बुझाई, एक रिक्शे वाले ने बीड़ी सुलगाई। रेलवे पुल के नीचे जैसे ही उसने 2-4 कश खींचे और घुमाया अपने रिक्शे का पहिया, मैंने कहा भैया तू वैसे ही दिन भर वजन ढोता है, पता है बीड़ी पीने से कैंसर होता है, लीवर कमजोर कर देती है, फेफड़े कर देती है खराब, उस पर अगर तू पीता होगा कहीं शराब तो देखना तू बहुत जल्दी अपनी आंखें नीचेगा, फिर रिक्शा का तेरा बाप खींचेगा। बहुत बढ़िया। फिर रिक्शा का तेरा बाप खींचेगा। अरे बाल बच्चों की संभावनाओं पर जिया कर, तू बीड़ी नहीं दूध पिया कर, पसीने से तरबतर। रिक्शे वाला बोला सर जब मयस्सर नहीं है 2 वक्त के निवाले, अरे दूध क्या पिएंगे हम रिक्शे वाले, किराए का रिक्शा महाजन का सूद, ऊपर से पी लें अगर हम दूध तो भाई साहब भूख हमारे झोंपड़ों को कुतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन, अच्छे खासे रिक्शे की चैन, अच्छे खासे बढ़िया ढंग से सुनना है। आप बात करूँ, जब वो वहां बोल के हिंदुस्तान लौट के आए तो हमारे पत्रकारों ने प्रश्न किया उनसे, संदीप ये ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बोला, वो वहां जाके बोला। उन्होंने आज तक नहीं बताया रानी वालों कि उनकी क्या मजबूरी थी, लेकिन मैं बताता हूँ आपको उनकी मजबूरी क्या थी। और अगर आपको लगे कि मैं बता रहा हूँ वही मजबूरी उनकी रही होगी तो रानी के लोगों इतनी तालियां बजाना कि दिल्ली में राजनीतिक तौर पर आराम फरमा रहे माननीय को पता लग जाए कि अब तो रानी तक के लोगों को पता चल चुका है कि उनकी मजबूरी क्या थी। कविता का तमीज देखना, कविता कहीं इशारों में हो जाए तो जरा मुझे समर्थन करके बताना। पहनकर पठानी सूट नया, पहनकर पठानी सूट नया, शेर बकरे की मजार पर गया। बहुत अच्छे। पहनकर पठानी सूट नया, शेर बकरे की मजार पर गया, ना कोई प्रसंग ना कोई संदर्भ और ना ही कोई परिप्रेक्ष्य था, मगर शेर बकरे की मजार पर मिमियाते हुए बोला ये बकरा बड़ा धर्मनिरपेक्ष था। ना कोई प्रसंग ना कोई संदर्भ और ना ही कोई परिप्रेक्ष्य था, मगर शेर बकरे की मजार पर मिमियाते हुए बोला ये बकरा बड़ा धर्मनिरपेक्ष था। एक स्वदेशी लक्कड़ बग्गा मुझसे बोला, एक स्वदेशी लक्कड़ बग्गा मुझसे बोला भाई साहब ये शेर बकरे को चाहे जो कह लेता मगर धर्मनिरपेक्ष नहीं कहता। मैंने कहा बेटा अगर इलाका बकरों का हो तो फिर शेर भी शेर नहीं रहता। मैंने कहा बेटा अगर इलाका बकरों का हो तो फिर शेर भी शेर नहीं रहता। आइए मैं अब आपको एक कविता सुनाऊं, तालियों के साथ सुनना, आपको आनंद देगी। रचना 13 शनिचर और 53 मंगलवार के व्रत किए, हनुमान जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। बोले बेटा सारे देवी देवताओं में मैं ही बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश हूँ, तेरी तपस्या से आज अत्यंत खुश हूँ, अपनी समस्या बताओ। मैंने कहा बजरंगबली मुझे शासकीय राशन की दुकान से 5 लीटर मिट्टी का तेल दिलवाओ। हनुमान जी बोले अबे भोंचू दूं खींच के एक सोटा, समुद्र से पानी मांग रहा है 1 लोटा। अबे अकल के घुसते हुए दिए, तूने बेकार में जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत किए, मेरी शक्ति रामायण तक में व्याप्त है, इस जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत करने की क्या जरूरत थी, सुंदरकांड की एक चौपाई पर्याप्त। इस जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत करने की क्या जरूरत थी, सुंदरकांड की एक चौपाई पर्याप्त है। अरे कमबख्त तूने सुंदरकांड के एक दोहे का ही सच्चे मन से स्मरण कर लिया होता तो 5 लीटर मिट्टी का तेल तो क्या अभी तक 10-20 ड्रम भर लिया होता। अदरक के कसेले सूप 100% बेवकूफ, क्या जरूरत थी हाई जंप की, तेरी आवश्यकता है केवल 5 लीटर मिट्टी के तेल की और तपस्या कर रहा है पूरे पेट्रोल पंप की। अदरक के कसेले सूप
100% बेवकूफ। क्या जरूरत थी ईसाई जंप की? तेरी आवश्यकता है केवल 5 लीटर मिट्टी के तेल की और तपस्या कर रहा है पूरे पेट्रोल पंप की। जानता नहीं आजकल कितना कंपटीशन का वक्त है। तू किसी अरे गहरे नत्थु गहरे का नहीं बल्कि बजरंगबली का भक्त है। अरे संकोच की सीमाओं को फलांग, मिट्टी के तेल को मार, बोली कोई अच्छा सा वरदान मांग। मैं समझ गया कि हनुमान जी मुझे फुला रहे हैं, उम्मीद के झूले में झुला रहे हैं। पाते हुए अपनी भावनाओं पर काबू, मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप हनुमान जी हो या कलेक्ट्रेट कार्यालय के बड़े बाबू? पाते हुए अपनी भावनाओं पर काबू, मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप हनुमान जी हो या कलेक्ट्रेट कार्यालय के बड़े बाबू? 53 मंगलवार के चने फोकट में सरकाना चाहते हो और मुझे कंपटीशन का वास्ता देकर टरकाना चाहते हो। अरे अपने पिछले रिकॉर्डों से थोड़ा सा तो डरो। अगर मुझे 5 लीटर मिट्टी का तेल तक दिलाना आपके बस का रोग नहीं तो फिर मेरे 5.25 किलो चने रेवड़ी, 2 दिया सलाई और 163 अगरबत्तियां वापस करो। पाते हुए अपनी भावनाओं पर काबू, मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप हनुमान जी हो या कलेक्ट्रेट कार्यालय के बड़े बाबू? 53 मंगलवार के चने फोकट में सरकाना चाहते हो और मुझे कंपटीशन का वास्ता देकर टरकाना चाहते हो। अरे अपने रिकॉर्डों से थोड़ा सा तो डरो। अगर मुझे 5 लीटर मिट्टी का तेल तक दिलाना आपके बस का रोग नहीं तो फिर मेरे 5.25 किलो चने रेवड़ी, 2 दिया सलाई और 163 अगरबत्तियां वापस करो। अरे बहुत कर चुका मैं आपका सम्मान। जब भक्त को 5 लीटर मिट्टी का तेल तक नहीं दिला पाए तो फिर गाय के हनुमान। बहुत बढ़िया। रानी वालों, इस पावन और पवित्र मंच पर खड़ा होकर के इस देश की व्यवस्था को, हिंदी हास्य व्यंग्य की धारा का एक बहुत छोटा सा हस्ताक्षर इस पूरे देश की व्यवस्था को गाली देता है। मेरा गाली देने का तमीज, तहजीब और इशारा अगर आप पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ जाए तो मुझे समर्थन करना। अरे निश्चित ही आपकी शक्ति में कोई कमी है। आपसे अच्छा तो वो चंद्रा स्वामी है, भले ही खुद चला गया जेल में लेकिन भक्तों को तो डुबा गया तेल में, लेकिन भक्तों को तो डुबा गया तेल में, लेकिन भक्तों को तो डुबा गया तेल में, लेकिन भक्तों को तो डुबा गया तेल में। मेरी प्रतिक्रियाओं का करते हुए विरोध, हनुमान जी खा गए अचानक क्रोध। मेरी प्रतिक्रियाओं का देते हुए उत्तर, हनुमान जी बोले पुत्र बंद करिए पूजा अर्चना का नाटक। पहले तू मुझे ये बता कि तू मेरा भक्त है लक्खू भाई पाठक? अरे तूने मुझे शर्मिंदा करने की ठानी है, लगता है मेरी शक्ति अभी नहीं पहचानी है। ये कलयुग थरथराता है मेरे नाम से, मैं कितना बलशाली हूँ पूछना अपने राम से। रावण की लंका को मिलाकर राख में 4 चांद लगा दिए थे मैंने रामचंद्र जी की साख में। अशोक वाटिका उपाड़ दी थी मैंने बिना कुछ खाए पिए। ये सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी मेरे कारण जिए। मैंने एक सांस में गहरे समुद्रों को फलांगा है। धिक्कार है, तूने मुझ जैसे महापराक्रमी से तुच्छ मिट्टी का तेल मांगा है। मेरी एक हुंकार ने रावण के सिंहासन को हिला दिया, बिछड़ी हुई सीता माता को राम से मिला दिया। तूफानों से टकराना तो मेरा बचपन का खेल है, फिर किस खेत की मूली तेरा ये मिट्टी का तेल है। मुझे भगवान राम के चरणों की सौगंध दे मकबूल फिदा हुसैन, मैं 3 मिनट में तेरा तेल लेके आता हूँ अपनी खाली गेंद। दोस्तों, मैंने कविता के प्रारंभ में कहा था यहाँ मातृशक्ति बैठी है, इनके समुदाय के एक दर्द को हनुमान जी बिना कुछ सोचे समझे चले गए। पता नहीं कहां कहां धक्के खाए, हनुमान जी आज तक मिट्टी का तेल लेकर लौट कर नहीं आए। लगता है हनुमान जी को मिट्टी का तेल नहीं मिला। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं है गिला। मैं तो इस देश की व्यवस्था से पूछना चाहता हूँ कि गीता के दहेज हत्यारों को मिट्टी का तेल कहां से मिला? गीता के दहेज हत्यारों को मिट्टी का तेल कहां से मिला? गीता के दहेज हत्यारों को मिट्टी का तेल। मैं उतर जाऊंगी, तुम नजर से छुओ तो निखर जाऊंगी, तुम नजर से छुओ तो निखर जाऊंगी। जिंदगी मेरी मुझसे संवरती नहीं, आईना तुम बनो तो संवर जाऊंगी, आईना तुम बनो। 4 पंक्तियां देती हूँ। मेरी आँखों को तुम सुरमई शाम हो, मेरे होठों को तुम
मदिरई जाम हो। तेरे चेहरे पे फैले जो मुस्कान, तब सारा संसार ही जैसे ब्रज धाम हो। सारा संसार ही जैसे ब्रज धाम हो। चार पंक्तियां एक बोले तुम ही मेरा रमेश हो, तुम ही मेरा सुरेश हो, और तुम ही रानी वाले महेश हो। भावना बहुत बेकार है। मेरे तो एक लड़का भावना में बह गया। बात हो गई हो तो जरा उत्साह मंच को मिले, मुझे भी मिले। कहना चाहता हूँ सुनिएगा कि शांति व अहिंसा की थी मिसाल दुनिया में, ऐसी पूज्य धरा पे बवाल पैदा हो गए। शांति व अहिंसा की थी मिसाल दुनिया में, ऐसी पूज्य धरा पे बवाल पैदा हो गए। काबे में कंदनाल पैदा हो गए। तो लोकतंत्र और राजनीति की विकृति देख गांधी जी के मन में सवाल पैदा हो गए, और प्रश्न पूछने के भी जो पैसे मांगने लगे हैं। राजनीति में ऐसे दलाल पैदा हो गए, राजनीति में ऐसे दलाल पैदा हो गए, राजनीति में ऐसे दलाल पैदा हो गए। मैं मालदीव के पराक्रम की उस धरती पर खड़ा हूँ, मैं उस शासक की धरती पर खड़ा हूँ जिसके पराक्रम को देखकर तत्कालीन दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी ने तक कह दिया था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को खो दिया होता। मैं उस वीर प्रसिद्ध धरती पर खड़ा होकर चार पंक्तियां और इस देश की जनता की भाषा की पढ़ता हूं साहब कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन, उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन, उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। और बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, बैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव कर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। एक कविता के लिए मैं आदेशित हूँ। मंच के साथियों ने मुझे कहा कि मारवाड़ देश के सरोकारों से अपना सरोकार रखते हैं। मित्रों, 5 मई की घटना मैं टीवी देख रहा था। दंतेवाड़ा